नमस्कार। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है मनुष्य का श्वसन तंत्र। आज हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। मनुष्य में श्वसन हेतु फेफड़े पाए जाते हैं जो गैसीय विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य में श्वसन हेतु दो फेफड़े पाए जाते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा बड़ा होता है जो 3 भागों में विभक्त होता है। बायां फेफड़ा छोटा होता है जो हार्ट को या हृदय को जगह देने की वजह से छोटा होता है, जो 2 भागों में विभक्त होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम नासिका छिद्र जो बाह्य वातावरण की वायु को अंदर लेने का कार्य करता है। नासिका छिद्र आगे नासा मार्ग से होकर नेजल चेंबर में खुलता है। नेजल चेंबर आगे घ्रसनी में जो पतली नलिका का रचना होती है। घ्रसनी आगे कंठ से जुड़ी होती है और कंठ श्वास नलिका या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। ट्रेकिया 2 भागों में विभक्त होकर ब्रोंकाई का निर्माण करता है। ब्रोंकाई आगे फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। इन छोटी छोटी नलिकाओं को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और इन ब्रोंक्यूल्स में छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती है। इन गोलाकार रचनाओं को एल्वियोलाई या कुपिकाएं कहते हैं। इन कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान होता है। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि गैसीय विनिमय होता कैसे है। ऑक्सीजन को या वायु को अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। परंतु शरीर की कोशिकाओं में श्वसन के पश्चात बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को नासा छिद्र द्वारा बाहर करना एक्सपायरेशन या निःश्वसन कहलाता है। इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से ब्रीथिंग कहते हैं। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेना निःश्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना निःश्वसन। इन दोनों क्रियाओं को एक साथ श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। हम श्वसन की क्रियाविधि को चित्र के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम नासिका छिद्र द्वारा वायु को अंदर लिया जाता है। वायु नासा छिद्र से होकर नासा छिद्र में उपस्थित सेप्टम से टकराते हुए नेजल चेंबर में पहुंचता है। सेप्टम पर रोमाभी संरचनाएं होती है। ये रोमाभी संरचनाएं वायु के साथ आए हुए धूल मिट्टी के कणों को अपनी सतह पर चिपकाने का कार्य करते हैं। नेजल चेंबर में म्यूकस मेम्ब्रेन झिल्लियां होती है जो म्यूकस का स्रावन करती है। इस नेजल चेंबर में वातावरण से आई हुई वायु शरीर के ताप में परिवर्तित होकर आगे फेरिंक्स में बढ़ती है। फेरिंक्स वो संरचना होती है जहां पर इसोफेगस और श्वास नलिका दोनों आपस में क्रॉस होती है। फेरिंक्स या ग्रसनी आगे कंठ या लेरिंक्स में ओपन होती है। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो सी के आकार की होती है, जो कंठ को चारों ओर से घेरे होते हैं। आगे लेरिंक्स ट्रेकिया में, और ट्रेकिया 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इन 2 भागों को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। इन छोटी छोटी नलिकाओं को ब्रोंक्यूल कहते हैं और ब्रोंक्यूल पर छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती है। इन छोटी छोटी गोलाकार रचनाओं को कुपिकाएं या एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई में रक्त नलिकाओं का जाल बिछा रहता है जहां पर गैसीय विनिमय होता है। हम एल्वियोलाई के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से गैसीय विनिमय होता है। ये एल्वियोलाई की संरचना है या कुपिका की संरचना है। ये कुपिकाएं फेफड़े में होती है। इन कुपिकाओं में ही गैसीय विनिमय होता है।
जैसे ही इंस्पायरेशन अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वातावरण की वायु नेजल चेंबर से होकर नोस्ट्रियल छिद्र से होकर नेजल चेंबर से फेरिंग्स से लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। तो एल्वियोलाई में जैसे ही वायु आती है ऊपर से दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने की वजह से पसलियां बाहर की ओर खिंचाव उत्पन्न करती है। खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से डायफ्राम चपटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में एल्वियोलाई पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से एल्वियोलाई के अंदरूनी दीवार पर जो रक्त नलिकाओं का केशिकाओं का जो जाल बिछा होता है, इन केशिकाओं में दबाव बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर या परिवर्तित होकर रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। यहीं पर जब दाब कम होता है तो ऐसी स्थिति में रक्त और पानी के साथ आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कम दाब के साथ इसी एल्वियोलाई से बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू या निःश्वसन के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार हमारे फेफड़े कार्य करते हैं। जब वायु को ली जाती है उस समय दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने की वजह से डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम चपटा होने के साथ कुपिकाओं की केशिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करके हीमोग्लोबिन के साथ मिश्रित करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देती है और ये ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है और शरीर की कोशिकाओं में बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त की केशिकाओं के द्वारा पुनः फेफड़ों की कुपिकाओं में कम दाब के साथ एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार फेफड़े लगातार कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद।